जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो इसमें हम एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। लेट से कि ये हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं, हम लिखते हैं, बल्कि ये एक्स एक्सिस हैं और ये हमारे वाई एक्सिस हैं। तो हम लिखते हैं कंसीडर अ वेक्टर ए। जो हमने वेक्टर सपोज किया उसका नाम हम ए रख देते हैं। और मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम हमने ए रख दिया है और ये थीटा एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। याद रखें कि जब भी हमने एंगल थीटा कंसीडर करना है तो हमने फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करना होता है। तो ये एंगल मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दे दिया है। अच्छा, अब हम करना ये चाह रहे हैं इसमें कि हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना चाह रहे हैं। तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम यूँ करते हैं कि वी ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। वी ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो अब हम इसका प्रोजेक्शन दोनों एक्सिस पर बनाते हैं। एक हम इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और इस पॉइंट का नाम एम रख देते हैं। जो ओरिजिन है उसका नाम हम ओ जानते हैं पहले से। और जो दूसरा इसका प्रोजेक्शन है वो हम ड्रॉ करते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस और इस पॉइंट का नाम हम एन रख देते हैं। अब यहाँ पर जो समझने की बात है, जो इसमें समझने की बात है वो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है? ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है और ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है? ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अब हम जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती है उसको आई यूनिट वेक्टर से लिखा जाता है और जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन होती है उसको जे यूनिट वेक्टर से लिखा जाता है। और ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि एक वेक्टर जो होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक कंप्लीट वेक्टर बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ए एक्स आई है ये अब एक कंप्लीट वेक्टर बन चुका है। और इसी तरीके से ए वाई जे जो है ये भी अब एक कंप्लीट वेक्टर बन चुका है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो ए एक्स आई है ये क्या है? ये असल में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है। और ए वाई जे इसको हम कह सकते हैं कि ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है। अब हमने दोनों कंपोनेंट्स तो ड्रॉ कर लिए, हम कंपोनेंट्स की ज़रा डिटेल पहले तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही क्यों बनाते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम इसलिए बनाते हैं, इसके ज़रिए हमें वेक्टर को स्टडी करना आसान होता है। क्योंकि हमने जब भी वेक्टर को स्टडी करना है तो हमने उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्टडी करना है। तो फिर हम उसके कंपोनेंट्स भी कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाता है और दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाता है। अब दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। इस बुक में, इस चैप्टर में हमारे पास रेक्टेंगुलर का लफ्ज़ आए या परपेंडिकुलर का लफ्ज़ आए या फिर ये वाला साइन आए या फिर 90 डिग्री आए या फिर राइट एंगल आए, इन तमाम वर्ड्स का इस चैप्टर में एक ही मतलब लिया जाएगा। अब हम वापस अपनी बात पर आ जाते हैं। तो हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने थे। अब ये जो वेक्टर है आप देखें ये कंप्लीट वेक्टर है। जे इसकी डायरेक्शन है जो मैंने यहाँ बना दी और जो ये डायरेक्शन है ये यहाँ बना दी। तो हम हेड टू टेल रूल से इस वेक्टर को उठाकर यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी जितना ये मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड भी तो उतना ही है। और अगर जो ये डायरेक्शन थी यही डायरेक्शन यहाँ रिप्रेजेंट कर दें तो इस वेक्टर को यहाँ भी लिखा जा सकता है ए वाई जे इक्वल वेक्टर्स के रूल से। तो अब देखें एक वेक्टर है ए एक्स आई, दूसरा वेक्टर है ए वाई जे, दोनों हेड टू टेल रूल से ऐड हो गए और उनका एक रिजल्टेंट बन गया। रिजल्टेंट का नाम हुआ ए। तो फ्रॉम द फिगर
हम तस्वीर से ये बात जान चुके हैं कि एक वेक्टर ए जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक उसका कंपोनेंट है ए एक्स आई और दूसरा उसका कंपोनेंट है ए वाई जे। तो ये दो कंपोनेंट्स ऐड हो जाएं तो ये कंप्लीट वेक्टर हमारे पास बन जाता है। अब हम ये बात भी वाज़े जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने आपको बताया कि राइट एंगल क्लास भी 90 डिग्री के लिए यूज़ होगा, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो काज थीटा होता है वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इन दो इक्वेशंस को सामने रखते हुए अब हम स्टडी करेंगे ए एक्स को और ए वाई को। देखें ना, हमारी हेडिंग जो थी, हमारा टॉपिक का नाम ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स था। तो अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो बना लिए, अब हम इनको थोड़ा सारा इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसके दो हिस्से बना लेते हैं। एक साइड पर हम वैल्यू लिखते हैं कॉस थीटा की और एक साइड पर वैल्यू लिखते हैं हम साइन थीटा की। लेकिन फॉर विच ट्रायंगल, फॉर कौन सी ट्रायंगल, इसमें हमारे पास ट्रायंगल है ओ एम और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को पी कह देते हैं। तो ओ एम और पी ट्रायंगल जो है इसके लिए कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। याद रखें थीटे के हमेशा सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और ये जो 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल और गिवन एंगल के दरमियान में जो साइड होती है ये बेस होती है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ एम, ये होगा ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी। अब ओ एम की वैल्यू मैं लिखने लगा हूँ और वो मैं लिख रहा हूँ ए एक्स। तो मैंने इसमें डायरेक्शन क्यों नहीं मेंशन की, क्योंकि हम ट्रायंगल का जिक्र कर रहे हैं और ट्रायंगल में डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता। डिवाइडेड बाय ओ पी, ओ पी यहाँ से यहाँ तक है, इसका नाम ए वेक्टर है, लेकिन हमने वेक्टर लिखे हैं तो फिर तो अंदर डायरेक्शन भी आ जाएगी। हमने डायरेक्शन को मेंशन नहीं करना, हमने सिर्फ ए लिखना है। तो ये जो ए इधर डिवाइड हो रहा है ये उस साइड पर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा ए कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ गया है। अब हम ज़रा दूसरे की बात करते हैं। तो साइन थीटा मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैंने बताया गिवन एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, पी एम कह सकते हैं या एम पी कह सकते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ पी एम ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है ओ पी। तो वो ओ पी आ गया। अब पी एम की वैल्यू, पी से लेकर एम तक वैल्यू क्या है, ए वाई। मैंने जे यूनिट वेक्टर साथ क्यों नहीं लिखा वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो फिर उसके अंदर हम यूनिट डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय ओ पी, ओ से लेके पी तक जो वेक्टर है वो ए है, लेकिन हमने वेक्टर तो नहीं लिखना, हमने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो हम सिर्फ ए लिख देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर जो है वो अपने मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसकी डायरेक्शन के इक्वल होता है। तो ये ए जो इधर डिवाइड हो रहा है ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वाई। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहलाते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए हो तो किसी भी वेक्टर ए के लिए जो दो इक्वेशंस हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बनती हैं वो हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए ना होता बल्कि लेट्स से कि कोई वेक्टर बी होता या सी होता, लेट्स से कि मैं सी कह देता हूँ, तो फिर इनकी इक्वेशन क्या बननी थी, सी एक्स इज इक्वल टू सी कॉज ऑफ थीटा और सी वाई इज इक्वल टू सी साइन ऑफ थीटा। सिर्फ बात समझाने का मकसद ये है कि जिस तरह का वेक्टर होगा उस लिहाज से उसके कंपोनेंट्स होंगे, और यही कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहलाते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दी है ये सिर्फ समझाने के लिए, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है। थैंक यू वेरी मच।